Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow, and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग का साइकोलॉजी का सीरीज़ चल रहा था, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, और साथ ही हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर दुर्गानंद सिन्हा का जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो भी। तो ये है आपकी साइकोलॉजी की चाइल्ड डेवलपमेंट के ही अंडर हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर्स का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है हमको आज। ये क्या है, इसमें उन्होंने ना कुछ सिस्टम्स बताए हैं, जैसे देर इज़ अ माइक्रो सिस्टम, देन देर इज़ अ मीज़ो सिस्टम, देन वी हैव एक्जो सिस्टम, और उसके बाद ऐसे करके आपकी क्रोनो सिस्टम, मतलब नॉट क्रोनो सिस्टम, वो लास्ट में मैक्रो सिस्टम, देन क्रोनो सिस्टम। तो ये पांचों सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये काम कैसे करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो यहाँ लिखा है, इन्होंने ना एक इकोलॉजिकल सिस्टम दिया है कि जो एक चाइल्ड होता है ना, एक जो बच्चा होता है या कोई भी एडल्ट है, आप हम हैं, तो कोई भी है, हम सभी ना कुछ इकोलॉजी से घिरे होते हैं, मतलब हमारे आसपास का एक इन्वायरमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इमीडिएट इन्वायरमेंट, विच मीन्स के बच्चा, जो एक बच्चा होता है वो पूरे जो भी उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट इस बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम, कि हमारे आसपास की जो भी इकोलॉजी है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो हमें क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अब उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हम डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक होता है इंडिविजुअल, ये जो पर्पल सर्कल है ना, ये जो पर्पल सर्कल है, इसमें होता है बच्चा, इसमें होता है चाइल्ड। तो चाइल्ड का इसी में उसका एक इंडिविजुअल के बारे में दे रखा है कि उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, एज क्या है उसकी, मतलब बच्चे की एज क्या है, हेल्थ कंडीशन उसकी कैसी है। तो ये पर्पल बॉक्स के अंदर कौन है, सॉरी नॉट बॉक्स, पर्पल सर्कल के अंदर कौन है, तो इसमें एक चाइल्ड है, एक इंडिविजुअल है। और वो जो इंडिविजुअल होता है वो किन चीज़ों से घिरा होता है, स्कूल से, अपने दोस्तों से, फैमिली से, हेल्थ सर्विसेज, चर्च ग्रुप, चर्च ग्रुप हो या टेम्पल हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ों से घिरा होता है। और नेबरहुड का एरिया जहाँ पे वो खेलता है, या गार्डन हो गया या पार्क हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो बच्चा है वो बहुत सारे सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। बच्चे के जस्ट इन्वायरमेंट में, मतलब उसकी इकोलॉजी में जो इमीडिएट सिस्टम होता है उसको हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं, जो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि इसमें वो स्कूल होता है, उसका फैमिली होती है, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, जो भी सिबलिंग्स है, वो सब इसी सर्कल में आएंगे। दैट मीन्स वो सब माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि छोटा सिस्टम है और बच्चा इन्हीं से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है। बच्चा सबसे पहले तो फैमिली में ही इंटरेक्ट करेगा ना, तो ये उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है। मतलब सबसे पहले जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो माइक्रो सिस्टम से करेगा। माइक्रो सिस्टम में कुछ भी हो रहा होगा, स्कूल में कुछ भी हो रहा है, पेरेंट्स या फैमिली में उसके जो सिबलिंग्स हैं, पीयर्स जो उसके हैं, उसके जो भाई बहन हैं, कुछ भी हो रहा होगा, उसका असर बच्चे पे पड़ेगा, क्योंकि ये माइक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। देन वी हैव मीजो सिस्टम, जहाँ पर दो माइक्रो सिस्टम मिलें या इंटरेक्ट करें। जब दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करते हों तो उसे हम कहते हैं मीज़ो सिस्टम, विच मीन्स के आपका माइक्रो सिस्टम में फैमिली आता है, तो फैमिली के अंदर पेरेंट्स भी आएंगे। तो व्हेन पेरेंट्स इंटरेक्ट विद टीचर्स, क्योंकि स्कूल का पार्ट है ना माइक्रो सिस्टम में, स्कूल का भी तो एक पार्ट है। तो जब दो माइक्रो सिस्टम, मतलब एक फैमिली या फिर पेरेंट्स टीचर्स से मिले, तो उसे हम कहते हैं पीटीएम, जिसे हम कहते हैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, राइट। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से जा कर के मिल रहे हैं, यानी कि फैमिली जो है वो स्कूल से इंटरेक्ट कर रही है। तो जब दो माइक्रो सिस्टम, फैमिली प्लस स्कूल, या जो स्कूल है या फिर फैमिली प्लस पीर्स, यानी कि जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के दोस्तों से बात कर रहे हैं। जैसे बच्चे का बर्थडे है, तो उन्होंने अपने जैसे बच्चे ने अपने दोस्तों को बुलाया, तो पेरेंट्स दोस्तों से भी बात कर रहे हैं कि आप पढ़ने में कैसे हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आप कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसको हम मीज़ो सिस्टम कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। देन वी हैव एक्सो सिस्टम, जिसमें बच्चे का डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे के ऊपर। देन वी हैव मैक्रो सिस्टम, जिसमें बच्चे का कल्चर आता है। एंड देन वी हैव क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो सिस्टम क्या होता है कि कुछ ऐसी घटना उसके बच्चे के जीवन में घटी है जो एंड तक भी, मतलब उसके पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में उस इवेंट का असर बच्चे के ऊपर पड़ा है, तो उसे क्रोनो सिस्टम कहेंगे। क्रोनो सिस्टम क्रोनोलॉजी से निकला है।
तो ये क्या है, सोशो हिस्टोरिकल कंडीशंस एंड टाइम सिंस लाइफ इवेंट्स, मतलब लाइफ में जो उसकी घटना घटी हैं, जैसे बचपन में, जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट की डेथ हो जाए, या बचपन में कुछ बच्चे के साथ हो जाए, या उसके आसपास कुछ उसने ऐसा देख लिया हो, कोई घटना घट गई हो, तो फिर वो चीज़ उसके एंड तक रहती है। तो ये क्या है, क्रोनो सिस्टम है, कि मतलब जो उसके एंड तक, लाइफ तक चलेगी, मतलब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगी। लाइफ का कोई ऐसा इवेंट जो बच्चे के पूरे लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो उसे हम क्रोनो सिस्टम कहेंगे। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। जो डेवलपमेंट होता है ना, वो वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो अकेले नहीं होता। डेवलपमेंट अकेले नहीं होता क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, या अकेले नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो हमारा कल्चर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेवलपमेंट अलग से नहीं हो सकता, अलग थलग नहीं हो सकता, उसमें एनवायरनमेंट का, समाज का, कल्चर का रोल होगा ही होगा। नाउ ट्रांजिशन ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम सच एज एंटरिंग स्कूल। हम हमेशा जैसे हम वैसे तो नहीं रहते, ट्रांजिशंस होते रहते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं। जैसे स्कूल में एंटर करना, उसके बाद एडोलसेंट बनना, फिर उसके बाद जॉब ढूंढना, शादी करना, बच्चे होना, रिटायरमेंट आ जाना, ऑल आर जॉइंट फंक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल चेंजेस। ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ये जितनी भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं किसी एक इंसान के लाइफ में, या किसी एक बच्चे के लाइफ में, जितने भी ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ये बायोलॉजिकल एज वेल एज इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। ये हमारे बायोलॉजी में भी, क्योंकि देखो एडोलसेंट आना क्या है, बायोलॉजिकल चेंज है, वो तो आना ही है। उसके बाद अडल्टहुड में जाते हैं, देन उसके बाद ओल्ड एज में। तो ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। लेकिन आपके इन्वायरमेंट में भी तो चेंज होगा। द इन्वायरमेंट कैन चेंज और ऑल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन। एक इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन में इन्वायरमेंट कभी भी ऑल्टर किया जा सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो डेवलपमेंट अकेले अलग थलग नहीं हो सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता। जब भी डेवलपमेंट होगा तो उस पर समाज का, कल्चर का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। देन वी हैव यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रनर जो हैं वो कंटेक्चुअल व्यू देते हैं डेवलपमेंट का, जिसमें वो एम्फोसाइज करते हैं द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि ये अभी हमने डायग्राम में क्या देखा कि जो इन्वायरमेंट होता है उसका बच्चे के ऊपर रोल होता है। अब आपके इन्वायरमेंट में, बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या होता है, फैमिली, हेल्थ सर्विस, चर्च ग्रुप, नेबरहुड, उसके दोस्त पीर्स जिनको हम कहते हैं, देन स्कूल। तो ये क्या है कि बच्चे के डेवलपमेंट में या किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में उसका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं माइक्रो सिस्टम विच इज़ द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सो माइक्रो सिस्टम इज़ द इमीडिएट इन्वायरमेंट सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल्स लिव। इसमें बच्चा रहता है, मतलब ये वो इन्वायरमेंट है, जैसे ये चाइल्ड है और इसके साइड में एक सर्कल है, मतलब साइड में इन द सेंस कि इसमें, इसके आसपास एक और इन्वायरमेंट बना है, एक और सर्कल बना हुआ है, जिसके अंदर एक बच्चा रहता है, जिसमें एक इंडिविजुअल लिव करता है। वहाँ पे स्कूल भी होगा, वो स्कूल जाएगा, वो अपने फैमिली के जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ खेलेगा, फिर वो अपने नेबरहुड के साथ खेलेगा, मतलब नेबरहुड में आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलेगा। तो ये उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जिसमें स्कूल, आपका फैमिली, आपके स्कूल, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब आते हैं। इट इज़ इन दी सेटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद सोशल एजेंट। सोशल एजेंट मतलब समाज में उठेगा बैठेगा, फैमिली के अपने भाई बहनों से बात करेगा, फ्रेंड से बात करेगा, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, देन अपने पड़ोस के साथ इंटरेक्ट होगा और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलेगा। सो दिस इज़ द माइक्रो सिस्टम, जो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट है। देन आता है मीजो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन टू माइक्रो सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो उसको हम बोलेंगे मीजो सिस्टम। जहाँ पर दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करें, एग्जाम्पल में हमारे पास है पीटीएम, यहाँ पे लिखा भी है व्हेन टू माइक्रो सिस्टम आर इंटरेक्टिंग। जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करते हो तो उसे हम कहेंगे मीजो सिस्टम, जिसमें आपका पीटीएम आता है, जिसमें जो बच्चा होता है वो मतलब जैसे जो बच्चा होता है स्कूल में, उसके पीटीएम होता है, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल जाते हैं, बच्चे से बातचीत करते हैं, सॉरी टीचर से बातचीत करते हैं, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, मीजो सिस्टम है, जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हों आपस में।
सो द मीज़ो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है कि मीज़ो सिस्टम में जब आपके दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसे हम मीज़ो सिस्टम कहेंगे, जहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस हाउ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स रिलेट टू द टीचर्स, कि यानी कि जो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो टीचर से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जो एग्जाम्पल पीटीएम का है। और हाउ द पेरेंट्स व्यूज़ द एडोलसेंट फ्रेंड्स, और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनका जो बच्चा है उसके दोस्त कैसे हैं। तो ये क्या है, एडोलसेंट्स के फ्रेंड कैसे हैं। तो ये मीज़ो सिस्टम है वेयर टू माइक्रो सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जब पेरेंट्स स्कूल में जाके टीचर से मिलेंगे, या पेरेंट्स जब अपने एडोलसेंट के या उसका जो बच्चा है उसके दोस्तों से मिलेंगे, तो उस सिस्टम को हम लोग मीज़ो सिस्टम कहेंगे, जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट हो रहे हो। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि माइक्रो सिस्टम के अंदर स्कूल भी आता है, फैमिली भी आती है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आते हैं। तो ये था मीज़ो सिस्टम। अब यहाँ लिखा है आर एक्सपीरियंसेस लाइकली टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद अदर्स। तो वो समझने की कोशिश करते हैं, तो जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हों तो उसे मीज़ो सिस्टम कहेंगे। तो हमें यहाँ तक तो समझ आ गया है कि माइक्रो सिस्टम क्या है। बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है ये, जैसे कि बच्चा अपने घर में बातचीत करता है, अपने फैमिली के साथ घुलता मिलता है, उनके साथ सोशलाइज होता है, अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज होता है, अपने टीचर से बातचीत करता है, क्वेश्चंस पूछता है, अपने नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता है। तो मतलब ये क्या है, ये सब माइक्रो सिस्टम है। लेकिन जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करें तो वो मीज़ो सिस्टम होगा। देन नेक्स्ट इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम का मतलब क्या होता है, बाहरी सिस्टम, यानी कि इस पर बच्चे के ऊपर डायरेक्टली तो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। अब यहाँ आता है द एक्सो सिस्टम इंक्लूड्स इवेंट्स इन सोशल सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पीटीएम में बच्चा साथ में जाता है मम्मी पापा के, ठीक है। स्कूल में पेरेंट्स जा रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चा भी वहाँ पर होगा। बट इस एक्सो सिस्टम में कुछ ऐसी इवेंट्स, कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ता है। बट दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड एक्सपीरियंस इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसफ़र ऑफ फादर और मदर। मम्मी और पापा का ट्रांसफ़र हो जाए तो एक पर्टिकुलर जगह छोड़ के माइग्रेट करना पड़ेगा। मे कॉज टेंशन अमंग द पेरेंट्स को भी टेंशन होगी, एंड विच माइट अफेक्ट देयर इंटरेक्शंस विद द चाइल्ड। हो सकता था कि पहले जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को 3 घंटे देते थे या 4-5 घंटे देते थे, लेकिन अब वो 1 ही घंटा निकाल पा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरेक्शंस हैं जो कम हो गई हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से इंटरेक्शंस घट जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और द जनरल एमिनिटीज़, मान लो कि आप जहाँ पर शिफ्ट हुए वहाँ पे बच्चे के लिए क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग नहीं है, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, अच्छा मेडिकल केयर नहीं है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो ये भी बच्चे की लाइफ को अफेक्ट करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं। तो जैसे आप माइग्रेट हो गए हो, कहीं ट्रांसफ़र हो गए हो, कहीं पोस्टिंग हो गई हो, तो उसमें ये वाले फैक्टर्स भी यहाँ पर असर डालेंगे बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। देन वी हैव मैक्रो सिस्टम, इन विच मैक्रो सिस्टम आपका पूरा कल्चर इंक्लूड करता है, इन विच द इंडिविजुअल्स लिव, मतलब जैसा उसका कल्चर होगा, राइट, मतलब उसका कल्चर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो मैक्रो सिस्टम में क्या लिखा है, मैक्रो सिस्टम में लिखा है यहाँ पे एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर। उसका कल्चर कैसा है वो उससे रिलेट कर पाएगा, वो अपने कल्चर को, मतलब अपने फेस्टिवल्स मनाएगा, अपने कल्चर को समझेगा। तो कल्चर सारा कुछ उसका, रिलीजन, कल्चर, सब कुछ उसका मैक्रो सिस्टम में आ जाता है। देन वी हैव क्रोनो सिस्टम, जो इम्पॉर्टेंट है। क्रोनो सिस्टम इन्वॉल्व्स इवेंट इन इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स एंड सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम सच एज डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स इकोनॉमिक सेटबैक एंड देयर इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। अब जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो बच्चे के जब वो अडल्ट नहीं हो जाता, और अडल्ट होने के बाद भी ओल्ड एज तक भी उसके ऊपर इस चीज़ का असर रहेगा। तो क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है कोई एक लाइफ का इवेंट जिसका असर उसके ऊपर बहुत टाइम तक रहा हो, या उसकी पूरी लाइफ पर पड़े, जब तक कि उसकी लाइफ है तब तक पड़े। तो क्रोनो सिस्टम के अंदर ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल के लाइफ कोर्स, मतलब सोशो हिस्टोरिकल जो भी सर्कमस्टांसेस है उस समय के, वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इन अ नटशेल, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर व्यू इज दैट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड दैट एनवलप्स हिम और हर। तो एक नटशेल में अगर हम छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, जब वो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ऐसे कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के ऊपर अफेक्ट डालते हैं,
उसके मतलब बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट और ऐसे वर्ल्ड में होता है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का पार्ट है, या फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हो रहा है जहाँ पे हर जगह से उसको उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वेदर इट बी या मिन्यूशे, या जिसको माइन्यूट भी कह सकते हो, तो वेदर इट बी द माइन्यूट ऑफ द कन्वर्जेशंस he has with her playmates, or the socio-economic लाइफ सर्कमस्टांसेस इनटू विच ही शी बॉर्न। तो चाहे वो कैसी भी सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ है, कैसे भी सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस या फिर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड से बॉर्न हुआ है, तो हर चीज़ का, हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ का फ़र्क बच्चे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है, दैट इज़ रिसर्च हैज़ शोन दैट चिल्ड्रन इन इम्पॉवर्स्ड इन्वायरमेंट्स हैव अनस्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट डिवाइड ऑफ बुक्स। अगर बच्चे को आपने बुक्स नहीं दी है, मैगजीन्स एंड टॉयज़ नहीं दिए, तो बच्चे में लैक ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। सच एज विजिट्स टू लाइब्रेरी, मतलब अगर वो लाइब्रेरी कभी नहीं गया है, म्यूज़ियम नहीं गया, ज़ू नहीं गया, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ आ सकती हैं। मतलब आपको उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जो फुलफिलिंग इन्वायरमेंट हो, उसे हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए। एंड हैव पेरेंट्स हु आर इनफेक्टिव एज रोल मॉडल। तो आपको बच्चे का रोल मॉडल बनना है, आपको इनफेक्टिव नहीं होना बच्चे के रोल मॉडल बनने में। एंड लिव इन ओवर क्राउडेड, मतलब जैसे बच्चे का रोल मॉडल ना बन पाना, उसको लाइब्रेरी में विज़िट ना कर पाना उसका, या फिर म्यूज़ियम में ना विज़िट कर पाना, ज़ू में ना विज़िट कर पाना, या फिर जो बुक्स या फिर मैगज़ीन उसको अच्छी अच्छी ना प्रोवाइड कर पाना, या फिर वो ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहा है, बहुत ही नॉइज़ी सराउंडिंग्स है। सो ये सभी कंडीशंस रिज़ल्ट करेंगी बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट पे, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पे असर डालेंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कंडीशंस चिल्ड्रन आर एट अ डिसएडवांटेज एंड हैव डिफ़िकल्टीज लर्निंग। तो बच्चे को डिफ़िकल्टी आएगी लर्निंग में, उसको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा अगर इतनी ज़्यादा नॉइज़ होगी तो ये पूरा डायग्राम है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट हम इस वाले डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सही रहेगा। सो बेसिक लेवल पे अभी तक हमने यही पढ़ा कि एक बच्चा जो होता है उसके ऊपर, उसके आसपास बहुत सारा इन्वायरमेंट होता है, या उसके ऊपर बहुत सारा उसके आसपास एक इन्वायरमेंट होता है जो उसके ऊपर असर डालता है। उसका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम, देन उसके बाद मीज़ो सिस्टम जिसमें दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड देन एक्सो सिस्टम जिसमें इनडायरेक्ट बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है लेकिन पड़ता ज़रूर है। मैक्रो सिस्टम सोशो कल्चर, एंड क्रोनो सिस्टम चेंजेस ओवर टाइम। मतलब इसमें क्या होता है कि उसके एक लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट घटा हो जिसका असर उसके पूरी लाइफ पे पड़े, तो उसको हम क्रोनो सिस्टम के अंदर लिखेंगे या क्रोनो सिस्टम कहेंगे। तो ये ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी था। और अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है दुर्गानंद सिन्हा के बारे में, कि दुर्गानंद सिन्हा ने किस तरह का एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही सर्कल की बात की। यहाँ पे जैसे 5 सर्कल्स की बात हुई है ना, मतलब 5 सिस्टम की बात हुई है कि माइक्रो सिस्टम, मीज़ो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम होता है। बट यहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ 2 ही सिस्टम्स की होगी। एक अपर लेयर जिसे हम मोस्ट विजिबल कहते हैं, और एक और लेयर होती है जिसे हम सराउंडिंग्स वाली लेयर कहते हैं। तो एक सराउंडिंग्स वाली लेयर होती है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना भी ज़रूरी है। सो दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में इन्होंने प्रेजेंट किया था एक इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए इन्होंने एक इकोलॉजिकल मॉडल प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था 1977 में। सो दुर्गानंद सिन्हा ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किया है, तो ये डिफरेंट है। ये ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर के कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने 5 जो सिस्टम्स है वो देखे थे, जिसमें माइक्रो सिस्टम, मीज़ो सिस्टम, उसके बाद इस तरीके से जो भी उसकी लेयर्स हैं जैसे मैक्रो, क्रोनो और इस तरह की सिस्टम्स उसमें थे। यानी कि पहले था माइक्रो सिस्टम, देन था मीज़ो सिस्टम, देन था एक्सो सिस्टम, देन हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, मैक्रो सिस्टम पढ़ा था, और उसके बाद क्रोनो सिस्टम पढ़ा था। तो ये 5 सिस्टम्स हैं। लेकिन दुर्गानंद सिन्हा ने अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के इकोलॉजिकल मॉडल में उन्होंने सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ये, जैसे कभी भी आप पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट? उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ
2 concentric circle। तो आप ये देखो कि बच्चे का डेवलपमेंट इन्हीं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है एज पर दुर्गानंद सिन्हा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है इन्हीं 2 लेयर्स के अलावा और किसी चीज़ में नहीं होगा, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट किया है। सो इकोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से, इंडियन इकोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से जो कि दुर्गानंद सिन्हा ने दिया है, उन्होंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात की है, जिसमें फर्स्ट जो ये वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दिस इज अपर एंड द मोर विजिबल लेयर। इसको हम अपर एंड द मोर विजिबल लेयर कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्कूल, इसमें स्कूल होता है, इसमें घर होता है, होम होता है, पीर ग्रुप्स होता है, यानी कि इसमें उनके फ्रेंड्स होते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, तो होम, स्कूल एंड पीर ग्रुप्स एंड सो ऑन। और बाकी चीज़ें भी होती है, जैसे कि मार्केट हो गया या फिर जो नेबरहुड होता है वो हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अ विजिबल अपर लेयर कॉन्स्टिट्यूट। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे इंटरनेट पे इंडियन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने खुद का बनाने की कोशिश की थी ये वाला, कि कुछ ऐसा दिखता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि एक चाइल्ड है, ये एक बच्चा है, ये जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द मोस्ट विजिबल लेयर। सो ये मोस्ट विजिबल लेयर है। क्या है? मोस्ट विजिबल लेयर है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब बच्चा अपने आसपास इस सारी चीज़ों को देखता है, राइट। इस पर्टिकुलर मोस्ट विजिबल लेयर में, या मोर विजिबल लेयर इसको हम कह देते हैं, इसमें बच्चे का स्कूल होता है, इसमें घर होता है, इसमें पीर ग्रुप होता है, यानी कि उसके फ्रेंड्स होते हैं। सो ये जो लेयर होती है, दिस इज़ द मोर विजिबल लेयर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इसमें होम, स्कूल एंड पीर ग्रुप होता है। सो होम के अंदर क्या है, इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, कि बच्चों को कितना स्पेस मिल रहा है घर में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही कमरे में 7-7 लोग भरे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। सो होम, इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, कि घर में माहौल कैसा है। स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर, हर एक बच्चे या हर एक मेंबर को कितना स्पेस मिल रहा है घर में। टॉयज़ उनको मिले थे या नहीं मिले थे, एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज्ड एक्सेट्रा। आज आप देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, और वो एकदम से फ़ोन जो होता है वो चलाना सीख जाता है, राइट। वो गेम्स खेलता है उसमें, मतलब खुद चीज़ों को सीख लेता है देख देख कर। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस घर में कैसे यूज़ हो रहे हैं, मतलब घर में आप माहौल कैसा दे रहे हो। ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, स्पेस सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टॉयज़ मिले थे, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं या नहीं होते। सो ये सब किस में आ रहा है, अपर एंड द मोर विजिबल लेयर में, जो बच्चे को दिखाई देती है। फिर आता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फैसिलिटीज़ टू विच द चाइल्ड इज़ एक्सपोज टू। बच्चे को आप कैसा स्कूलिंग करवा रहे हो, कैसा उसको स्कूल में भेज रहे हो, कैसी फैसिलिटीज़ दे रहे हो। एंड द थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ इंटरैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद पीर ग्रुप्स फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। यानी कि बच्चा कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, कैसा इंटरेक्शन कर रहा है अपने पीर ग्रुप के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ। अब वो दोस्त चाहे नेबरहुड के हों, जैसे खेलने निकल जाते हैं ना 5 बजे से, अभी समर टाइम चल रहा है तो उसमें बच्चे जो हैं वो 5 बजे अपने घरों से निकल के खेलने लग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो स्कूल के फ्रेंड्स अलग हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस के जो फ्रेंड्स हैं वो अलग हैं। सो दिस इज़ व्हाट इंटरेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ जो अंडरटेक हो रही हैं, जो कि एक पीर ग्रुप के साथ बच्चा कर रहा है चाइल्डहुड के ऑनवर्ड्स। यानी कि एडोलसेंट होगा तब भी वो अपने दोस्तों से मिलेगा, फिर एडल्टहुड में आएगा तो भी वो दोस्तों से मिलेगा और भी चीज़ें करेगा। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, रिटायरमेंट का आ जाएगा, तब भी तो कुछ फ्रेंड्स होंगे ना, तभी भी तो वो इंटरेक्शन करेगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मोस्ट विजिबल लेयर, जो उसको सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिबल दिखाई देती है, एंड दिस इज़ द अपर लेयर। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इन्हीं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हो रहा है एज पर दुर्गानंद सिन्हा, क्योंकि उन्होंने जो इकोलॉजिकल मॉडल दिया है उसमें ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात की है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो एक ये सर्कल है, ये बच्चा है बीच में, दिस इज़ द सर्कल, एंड दिस इज़ द मोर विजिबल लेयर, ये मोर विजिबल लेयर है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, अपर लेयर भी कह सकते हो, ठीक है। और एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, इसको हम कहेंगे सराउंडिंग लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग लेयर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। Now, these factors do not operate independently but constantly interact with one another. देखो one another का क्या मतलब होता है, वैसे तो ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है पर मैं बता देती हूँ। तो one another का मतलब है जब एक एंटिटी जो है, मतलब जब मोर देन 2 एंटिटीज़ हों, जब मोर देन 2 एंटिटीज़ हों,
तब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते, तब हम इस्तेमाल करते वन अनादर का, अदरवाइज हम ईच अदर का इस्तेमाल करते जब दो की बात हो रही है। जब दो बच्चों की बात हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, या दो बच्चों की बात हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ईच अदर का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज मोर देन टू हैं तो फिर वन अनादर का इस्तेमाल होगा। यानी कि जो होम का फैक्टर है, जो घर है, जो स्कूल है, जो बच्चा है, ये इंडिपेंडेंटली बच्चे के आसपास के जो जितने भी फैक्टर्स होते, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो उसका पीर ग्रुप हो, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं होते बट इंटरेक्टिंग विद वन अनादर। यानी कि जैसे स्कूल है तो ये आपस में ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। सो दिस इज़ वन अनादर, मतलब एक दूसरे के साथ या सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नाउ सिंस दीज आर ऑल्सो एम्बेडेड इन अ लार्जर एंड मोर परवेसिव सेटिंग, द सराउंडिंग लेयर्स ऑफ द चाइल्ड्स इकोलॉजी कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द अपर लेयर। यानी कि जो सराउंडिंग लेयर होती है, दिस इज़ द सराउंडिंग लेयर, तो ये सराउंडिंग लेयर जो होती है वो बच्चे के अपर लेयर के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। अपर लेयर जो भी है बच्चे के ऊपर, जस्ट जो लेयर है जो मोस्ट विजिबल है उस पर इन्फ्लुएंस करती है। हाउएवर देयर इन्फ्लुएंसेस आर नॉट ऑलवेज क्लियरली विजिबल। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो इन्फ्लुएंस हो रहा है सराउंडिंग लेयर का वो दिखाई दे। द एलिमेंट ऑफ द सराउंडिंग लेयर ऑफ इकोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल सी लॉजिक है कि ये आपका मोर विजिबल हो गया, दिस इज़ द मोर विजिबल, और अपर लेयर हो गया, बच्चे के आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सराउंडिंग लेयर होती है वो भी बच्चे के अपर लेयर पर, इस लेयर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है? नाउ जनरल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, it includes space, facilities for play and other activities available outside the home, including general congestion of the locality and density of population। तो सराउंडिंग्स कैसी है? सराउंडिंग में आपका सारा जोग्राफिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, ऑल द जोग्राफिकल इन्वायरमेंट या आपका फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पानी है या नहीं है, ठीक है, सॉइल अच्छी है नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, राइट, इसके अलावा वाटर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। सो इट इंक्लूड्स स्पेस, इसमें स्पेस भी आता है कि बच्चे के खेलने के लिए आसपास ग्राउंड या पार्क जो भी हैं वो स्पेस है या नहीं है, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। एंड अदर एक्टिविटीज़ अवेलेबल आउटसाइड द होम, घर के बाहर और क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा कंजेशन या ज़्यादा घिचपिच तो नहीं है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, तो ये भी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। नाउ द सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्रोवाइड बाय कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। तो फिर कास्ट, क्लास, इन सब का भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो इस सेटिंग में वो भी आ जाएगा। देन थर्ड वन इज जनरल एमिनिटीज़ अवेलेबल, यानी कि आसपास बच्चे के आसपास जब वो डेवलप हो रहा है तो उस आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। टू द चाइल्ड लाइक ड्रिंकिंग वाटर, क्या सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, दिस इज द सेफ एंड क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है क्या, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है आधा मतलब पढ़ तो रहा है बट आधा दिन इलेक्ट्रिसिटी है और आधा दिन नहीं है। क्या मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। सो ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं किसकी थी, ये सराउंडिंग उसकी थी, सराउंडिंग लेयर की थी, राइट। द विजिबल जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, जैसे ये जो विजिबल है ये बच्चे का लेयर है और ये कॉन्सेंट्रिक है। सो द विजिबल एंड द सराउंडिंग लेयर फैक्टर्स इंटरेक्ट विद वन अनादर। एक और बार लिखा है वन अनादर, यानी कि वही हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड मे हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डेवलपमेंट इन डिफरेंट पीपल, और अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलता है। द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैन चेंज और ऑल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन। आप एक इंडिविजुअल के किसी भी दौरान, मतलब डेवलपमेंट के किसी भी टाइम पीरियड में इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेज इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी द इंडिविजुअल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक तो हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि देयर आर डिफरेंसेस अमंग पीपल, क्योंकि हम सभी डिफरेंट हैं, हम सभी यूनिक पर्सनालिटी है, हम सबका डीएनए अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम पर्सनालिटी वाइज भी अलग होंगे। तो जब हम अलग होंगे तो सिर्फ आपको एक इंडिविजुअल को कैसे समझना है, उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पे कि वो किस सेटिंग से आ रहा है, वो किस जगह से आ रहा है, आपको उसको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी मोस्ट विजिबल लेयर हो, चाहे वो आपका सराउंडिंग लेयर हो, इन सभी का इन्फ्लुएंस बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। तो ये हमें दुर्गानंद सिन्हा ने बताया। बाकी हमने
ब्रॉनफेन ब्रनर का जो कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट है वो भी पढ़ लिया, जिसमें हमने माइक्रो सिस्टम पढ़ा था, जिसमें बच्चे का जो भी फैमिली और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये वाला ग्रुप आता है, विच इज़ द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और उसके बाद मीजो सिस्टम, वेयर टू माइक्रो सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एग्जाम्पल में पीटीएम याद रख लेना। एक्सो सिस्टम, जिसमें बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस तो पड़ता है बट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे कि सीबीएसई का कुछ आ गया, मतलब नोटिस आया, या फिर फादर और मदर का जो है ट्रांसफ़र हो गया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बच्चा कैसे उस चीज़ में बच्चे को कितना टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देन वी हैव मैक्रो सिस्टम, इसमें हम बच्चे का कल्चर वगैरह सारी चीज़ें आती है। देन क्रोनो सिस्टम, विच मीन्स के एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में बच्चे के कोई भी इवेंट हुआ है तो वो हमेशा उसे प्रभावित करेगा, चाहे वो डिवोर्स ऑफ द पेरेंट्स हो या डेथ ऑफ द पेरेंट्स हो। उसके बाद ये चीज़ें हमने देखा कि टॉयज़ वगैरह बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए, और जो जिस स्टेज में उसे जो मिलना चाहिए आप वो उसे दीजिए, ताकि उसको अच्छा एक्सपोजर मिले। दिस इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट का हमने देख लिया। सो देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वन इज़ द अपर एंड द मोर विजिबल लेयर, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, एंड द सराउंडिंग लेयर, जिसमें सारा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस, पानी वानी है या नहीं है, वो सब आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, राइट। तो इतना ही है आज के लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे और इसमें मिलेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मिलेंगे। ऑल राइट। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।